नमस्कार, मैं हूँ राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में जहर जो घुल रहा है हवा में, आपकी सांसों में जो जहर जा रहा है, आपके फेफड़े को बीमार कर रहा है, हम उसकी बात करेंगे। हम ये भी बात करेंगे आखिर वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आज आपके बच्चों का घर से बाहर निकलना मना कर दिया गया है। कह दिया गया है कि स्कूलों को अब ऑनलाइन कर दिया जाए। कौन सी वजह है कि सरकारें कह रही हैं कि हम आपको ऑड इवन में गाड़ी चलाने का परमिशन देना चाहते हैं। आखिर वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर की जो हवा है वो इतनी बद से बदतर होती जा रही है कि आप उसमें सांस नहीं ले पा रहे हैं। और हम बात करेंगे आखिर मीडिया रिपोर्टिंग क्या हो रही है। हम आपको ये भी बात करके आपको ये भी जानकारी देंगे कि सरकारें क्या कर रही हैं, कौन से कदम उठा रही हैं, अदालतें क्या सवाल उठा रही है। हम इन पूरी बातों का एक पूरा ओवरव्यू आपको देंगे। लेकिन उसके पहले मेरे पीछे ये जो डाटा है, ये चार्ट है, जो ग्राफिक्स है पंजाब सरकार का, मैं उसको आपको दिखाता हूं। ये पंजाब सरकार का डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा है और ये पराली जलाने का है। आप लगातार ये सुन रहे होंगे, न्यूज़ चैनल्स में सुन रहे होंगे, अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि पंजाब में, हरियाणा में इन जगहों पर पराली जलाई जा रही है और हर वर्ष ये जलाई जाती है इसी समय, यानी कि अक्टूबर का लास्ट होता है महीने और नवंबर की शुरुआत में दिसंबर तक ये पराली जलाई जाती है। और उसकी वजह से आपने ये सुना होगा कि दिल्ली की आबो हवा खराब हो जाती है, जहरीली हो जाती है। तो अगर यही बात है कि पराली जलाने से सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, एयर पोल्यूशन में बढ़ावा मिलता है, तो सबसे पहले मैं आपको यही दिखा देता हूँ कि पराली जलाने की जो घटनाएं हैं वो कहाँ होती है और सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। तो ये जो पंजाब सरकार का जो डाटा है इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज है और ये 8 नवंबर का डाटा है। 8 नवंबर को पूरे पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट पर अगर नज़र डाल दिया जाए तो आप ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा पराली जलाने की घटना है, जिसे फायर इवेंट्स यहाँ कहा जाता है, वो संगरूर जिले का है, 466। आप यहाँ जो ब्लॉक्स बने हैं आप वहाँ देख रहे होंगे, संगरूर को यहाँ नंबर 1 पर रखा गया है और रेड के साथ इसे मार्किंग की गई है, यानी कि ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर रेड अलर्ट है। सबसे ज़्यादा पराली जलाने की जो घटनाएं होती हैं वो संगरूर में हो रही हैं और एक दिन में सिर्फ 8 नवंबर को 466 मामले दर्ज किए गए, बताए गए पराली जलाने की। हाँ, अब यहाँ पर आपको एक सिल्वर लाइन भी नजर आता है। ये गुरदासपुर है, पंजाब का गुरदासपुर, जहां पूरे दिन में सिर्फ 2 जगहों पर पराली जलाई गई है। तो फिर गुरदासपुर के लोगों के लिए सैल्यूट बनता है और संगरूर के लोगों को यह कहा जा सकता है कि प्लीज आप पराली ना जलाएं, कोई और रास्ता ढूंढ लें, क्योंकि इससे सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं, आसपास के शहरों की आबोहवा भी खराब हो रही है, हवा जहरीली हो रही है। उससे बच्चों के, बुजुर्गों के, आम इंसानों की सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अब बात होगी, इससे थोड़ी से आगे बढ़ते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जबरदस्त डांट लगाई है पंजाब सरकार को, दिल्ली सरकार को, और ये सख्त लहजे में कहा है कि आप लोग जल्दी से कुछ कदम उठा लीजिए, हम लोगों को ऐसे मरते नहीं छोड़ सकते हैं। पराली जला देने से इतनी ज्यादा एयर पोल्यूशन अगर हो जाता है तो आखिर आप कर क्या रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक कदम आगे जाकर यह भी कर दिया कि अगर हम अपना बुलडोजर निकाल देंगे तो हम रुके नहीं रोकेंगे और फिर उसके बाद आपके लिए मुसीबत हो जाएगी, इसलिए आप खुद ही कुछ कर लीजिए। इसका मतलब साफ है कि अब सुप्रीम कोर्ट को भी यह लग गया है कि सिर्फ राजनीतिक पार्टियां जो है, सरकारें जो है, वो हवाबाजी कर रही हैं, ऐसी सिर्फ बातें करते रहते हैं, होता कुछ नहीं है। हर वर्ष कहा जाता है कि हम पराली जलाने पर रोक लगा लेंगे, हर वर्ष यही कहा जाता है कि हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल में कर लेंगे। और तो और जब ऑड इवन की जब बात चल पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि आप ये सब दिखावा ना करें, आप वही काम करें जिसका रिजल्ट आता है। दिल्ली एनसीआर में एयर पोल्यूशन को अगर समझना होगा तो पीछे जो मेरे चार्ट है वो आपको दिखाना बहुत जरूरी है। आपको मैं ये दिखाता हूं, ये दिल्ली का एयर पोल्यूशन का रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स है, यानी AQI है। AQI के बारे में आपको पता ही है कि उससे ये पता चलता है कि दिल्ली की हवा में PM2.5 PM10 जो पॉल्यूटेंट्स है वो कितनी मात्रा में है और वो क्या सांस लेने लायक स्थिति बनती है कि या नहीं बनती है। तो आइए देखते हैं कि जो अभी रियल टाइम में जो डाटा हमारे सामने है वो क्या है। ये 9 नवंबर का दिन का 2 बजे का है और ये जहांगीरपुरी में दिल्ली में 677 677 AQI दिखा रहा है।
अब आपको यह बताना बहुत जरूरी है कि 677 जो AQI होता है वो विकराल से भी एक कदम आगे का होता है। हम ये मानकर चलते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं इस फील्ड के, वो ये मानकर चलते हैं, डॉक्टर्स ये बताते हैं कि जहां पर 100 से ज़्यादा अगर हो जाता है AQI, तो वहीं से सांसों में दूभर स्थिति हो जाती है, यानी कि आपको उस हवा में सांस लेना नहीं चाहिए। लेकिन जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ता है, वो 200 से 300 होता है, 300 से 400 होता है, और जब 400 से ज़्यादा AQI हो जाता है तो उसको अति विकराल मान लिया जाता है, और मान लेते हैं कि यहाँ पर आपको तो बिल्कुल ही सांस नहीं लेना चाहिए। और उसी के बाद दिल्ली में ये जो ग्रेड सिस्टम हो जाता है कि आप ग्रेड 1 का अब उस रेस्ट्रिक्शन लगेगा, आप ग्रेड 2 का लगेगा, ग्रेड 4 का लगेगा, और इवन में आप गाड़ी चलाएंगे, आप सड़कों पर नहीं निकलें, बच्चों को स्कूल आप ना भेजें, आप ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को करवाएं, ये सारी स्थिति 300 के बाद ही आने लगती है। लेकिन यहाँ जो मैं अभी चार्ट आपको दिखा रहा हूँ, इसमें 600 प्लस है, 677 है दिल्ली के जहांगीरपुरी में। तो इसका मतलब तो बिल्कुल साफ है ना कि जहांगीरपुरी का जो इलाका है, ये बाकी भी दिल्ली के जो इलाके हैं जहां पर 655 है, 620 है, 460 है, 638 है, मतलब यह है कि दिल्ली के बहुत सारे पॉकेट्स में एयर क्वालिटी इस हद तक खराब है कि आपको वहां बिल्कुल भी सांस नहीं लेना चाहिए। अभी तक मैं आपको यह बता रहा था कि दिल्ली NCR में पोल्यूशन कहां पे है, कितना ज़्यादा है, और आपको सांस कहां पर लेना चाहिए, कहां पर नहीं लेना चाहिए। मतलब जहां पे AQI ज़्यादा है, पोल्यूशन ज़्यादा है, तो आपको मास्क लगाना चाहिए, आपको खुली हवा में सांस नहीं लेना चाहिए। मैं ये भी बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया कि सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त लफ्ज़ में दिल्ली सरकार को और पंजाब सरकार को डांट लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा है कि आप हर हाल में तुरंत एक्शन लें, पंजाब में जो पराली जलाने की जो घटनाएं होती है आप उससे रोकें। तो आइए मैं सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था उसको थोड़ी डिटेल में बता देता हूं। दिल्ली NCR में दमघोटू हवा से हालात खराब होने पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कहा कि हर हाल में पराली जलाना तत्काल बंद हो, लोगों को यूं मरने नहीं दे सकते। शीर्ष अदालत ने खास तौर पर पंजाब से कहा, राजनीति बंद कर जरूरी कदम उठाएं, और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली सरकारों को एक दूसरे पर दोष मढ़ने से बचने और पराली जलाने पर तत्काल अंकुश लगाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि हमने अपना बुलडोजर चलाना शुरू किया तो फिर रुकेंगे नहीं। मतलब सुप्रीम कोर्ट का इशारा एकदम साफ था इन राज्य सरकारों के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर, कि हर बार आप सिर्फ बातें करके चले जाते हैं, होता जाता कुछ नहीं है। हर वर्ष नवंबर के शुरुआत में ही दिल्ली में जो पोल्यूशन है वो इसी लेवल पर आ जाता है, और स्थिति इतनी विकराल हो जाती है कि कोई भी आराम से वहां पर सांस नहीं ले पाता है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कह दिया कि आप लोग अब कदम उठा लीजिए, वरना हम बुलडोजर लेकर निकल पड़ेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जब एयर पोल्यूशन होता है तो उसका ABC क्या है? पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन क्यों होता है, उससे बचने के उपाय क्या हैं, दुनिया भर में लोग क्या करते हैं, आपको एक पूरी जानकारी, एक ओवरव्यू जरूर मिलना चाहिए। आपको मैं अब वो बताता हूँ। भारत सहित पूरी दुनिया में लगभग 80% किसान धान की पराली जलाते हैं, जिससे गंभीर वायु प्रदूषण फैलता है, जो हर साल घनी आबादी वाले भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अक्टूबर-नवंबर महीने में हवा की गति कम होने और हिमालय से ठंडी हवा आने से ज्यादा गंभीर हो जाता है। एक जानकारी के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत के खेतों में धान गेहूं फसल साइकिल से लगभग 40 क्विंटल फसल वेस्ट प्रति एकड़ पैदा होता है। मतलब यह हुआ कि ये नवंबर का जो महीना होता है उसमें चूंकि हवा की जो स्पीड होती है वो कम होती है, और हिमालय से ठंडी हवा आना शुरू हो जाता है उस वक्त, यानी कि जो विंटर शुरू होने लगता है तो ठंडी हवा आने लगती है। तो ये जो 2 ऐसे कारक है जिसकी वजह से यहाँ पर पोल्यूशन का जो लेवल है वो बढ़ने लगता है। और उसी समय अगर पंजाब में पराली जला दी जाती है, हरियाणा में पराली जलाई जाती है, तो वो हवा में घुलकर यहाँ चली आती हैं और आपके लिए मुसीबत खड़ी कर देती है। और एक ऐसी जानकारी है जो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि भारत में जब खेतों में धान गेहूं की फसल की साइकिल होती है उसमें 40 क्विंटल फसल वेस्ट प्रति एकड़ पैदा होता है। मतलब कि अब जब धान और जब गेहूं आप जब कटाई करते हैं तो 1 एकड़ में ही आपको 40 क्विंटल के आसपास का पराली निकल जाता है, और इसीलिए मुसीबत भी बढ़ता है। जिसमें से आधे फसल यानी कि आधे फसल का अवशेष यानी कि 20 क्विंटल प्रति एकड़ यानी गेहूं के भूसे का प्रबंधन किसानों के लिए कोई खास समस्या नहीं होती है।
क्योंकि पशु चारे के रूप में गेहूं का भूसा फायदेमंद होने और अगली फसल की बुआई की तैयारी में काफी समय यानी कि 50 से 60 दिन मिलने के कारण किसान गेहूं के भूसे का प्रबंधन कर लेते हैं। लेकिन बाकी बची आधी फसल के वेस्ट यानी धान पराली का प्रबंधन किसानों के लिए वर्षों से गंभीर समस्या बनी हुई है। इसको आपको ऐसे समझना है कि हमारे यहाँ धान और गेहूं दोनों की फसलें होती है, जब और उसकी जब कटाई होती है, जब गेहूं की फसल कटती है तो उसका जितना भी वेस्ट यानी कि उसका जो भूसा निकलता है उसका प्रबंधन हमारे यहाँ बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है, क्योंकि गाय भैंसे और जो पशु हैं वो गेहूं का भूसा खा लेते हैं, ये उनके लिए चारा बन जाता है। लेकिन जब धान की पराली आती है तो धान की पराली पशु नहीं खाते हैं, और जो मसला है, जो आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है, वो धान की कटाई के बाद उसका निकला हुआ पराली, उसी का प्रबंधन नहीं हो पाता है। धान की पराली आमतौर पर पशु चारे के रूप में उपयोगी नहीं होती है और अगली फसल की बुआई की तैयारी में मात्र 20 दिन से कम समय मिलने के कारण धान की कटाई के बाद पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में बड़ी मात्रा में किसान पराली जलाते हैं। इसके कारण पर्यावरण को नुकसान तो पहुंचता ही है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी प्रभावित होती है। मतलब अभी तक तो हम सिर्फ बातें कर रहे थे कि आपकी सांसों में जहर घुलता है, पराली जलती है, जिससे आपके यहाँ जो एयर पोल्यूशन होता है दिल्ली एनसीआर में और आसपास के क्षेत्रों में, उसमें बढ़ावा मिलता है। लेकिन यहाँ एक और फैक्टर है, एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जहाँ पर पराली को जलाया जाता है तो ज़्यादा बार बार पराली जला देने से मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है, यानी कि जो प्रोडक्शन होता है क्रॉप्स का, उसकी जो ताकत होती है, उपजाने की ताकत होती है, वो घटती है, उर्वरा शक्ति मिट्टी की घट जाती है। तो इसका मतलब तो यही निकलता है ना कि हर हाल में पराली जलाने का कोई न कोई सलूशन ढूंढना ही पड़ेगा। इसके बाद ये भी सवाल हमेशा से उठाया जाता रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछ लिया कि आप क्या कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर सरकारों से, राज्य सरकारों से ये पूछ लिया कि भाई अब हर बार यही कह देते हो कि हम तो एयर पोल्यूशन पे काबू कर लेंगे जी, हमने ये फैसला कर लिया, हमने ये कर दिया, हम ऑड इवन कर रहे हैं, हम लोगों को कह रहे हैं कि आप घर के बाहर मास्क लगा के निकलें, हम पानी का छिड़काव कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, वो कह देते हैं। लेकिन सवाल हर बार यही उठता है कि सरकारें आखिर कर क्या रही है। वर्षों से दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सरकारी प्रयास होते रहते हैं। पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए पिछले कुछ वर्षों से प्रदेश सरकारें वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, किसानों पर जुर्माना लगाने, बायो डिकम्पोजर से पराली गलाने, पराली से बायो इथेनॉल व बिजली बनाने जैसे प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इनका अभी तक कोई सार्थक परिणाम देखने को नहीं मिला है। मतलब ये बातें हैं कि सरकारें कोशिश तो करती हैं। होता यूं है कि कहा जाता है कि भाई आप बायो डिकम्पोजर हम आपको दे रहे हैं, दिल्ली सरकार तो मुफ्त में देती है किसानों को कि बायो डिकम्पोजर लो और पराली के ऊपर उसको डाल के उसे गला दो। वैसे ही वहां भी पंजाब में भी होता है, सरकारें ये कहती है, होता भी है। लेकिन अब स्थिति ये है कि बायो इथेनॉल भी आप बना लेते हैं उससे, पराली से, लेकिन इसके बावजूद भी जो सोल्यूशन है वो पूरी तरह सामने नहीं आता है। और कुल मिला के जब घटनाओं को हम जब देखते हैं तो पता ये चलता है कि जब नवंबर का जब महीना शुरू होता है, एक हफ्ता जब बीत जाता है, तो उस वक्त चूंकि पराली जलाने की जो घटनाएं होती है पंजाब में और हरियाणा में बहुत ज़्यादा हो जाती है, उस पर कंट्रोल नहीं लग पाता है, तो वहाँ से जो पोल्यूशन ऊपर आता है यहाँ दिल्ली एनसीआर तक पहुँच जाता है और आपके सांसों को नुकसान पहुँचाने लगता है। पराली की समस्या से अगर आपको मुक्ति पाना होता है, किसानों को अगर मुक्ति पाना होता है, तो एक सोल्यूशन तो ये भी कहा जाता है कि पराली को मिट्टी के अंदर दबा दिया जाए। धान पराली पर सभी अनुसंधान और तकनीकी रिपोर्ट इस बात पर एकमत है कि मशीनीकरण द्वारा फसल अवशेषों को यानी कि पराली को खेत से बाहर निकालकर उद्योगों आदि में उपयोग करना इसका सर्वोत्तम समाधान है, जैसा कि अमेरिका आदि देशों में वर्षों से हो रहा है। लेकिन भारत में भूमि की छोटी जोत होने से किसानों के लिए भारी मशीन खरीदना संभव नहीं है और इसीलिए धान कटाई के बाद पराली को भूमि में मिलाना ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बनता है। मतलब इंडिया में, अगर इंडिया की हम बात करते हैं तो चूंकि इंडिया में बहुत सारे छोटे छोटे किसान होते हैं। अभी हमने अमेरिका के बारे में देखा, अमेरिका में क्या होता है कि वहाँ पर जो एग्रीकल्चर जो फील्ड्स होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी जोत उनकी होती है, वो पैसे वाले भी होते हैं वहाँ के किसान, तो वो मशीन ले आते हैं और मशीन से पराली को ले जाके कहीं और उसका डिस्पोजल कर देते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो सकता। भारत में हर गांव में छोटे छोटे किसान होते हैं, उनकी जोत बहुत छोटी होती है, उनके पास इतनी
उतने संसाधन नहीं होते हैं कि वो पैसे से बड़ी बड़ी मशीनें खरीद लें, पराली को लेकर के कहीं दूर जाएं, उसका डिस्पोजल करें या वहीं कुछ कर ले। तो यहाँ पर एक सोल्यूशन ये बताया जाता है किसानों को कि आप पराली जब निकलती है तो आप उसको अपने गांव में ही खेतों में मिट्टी के अंदर दबा दें। लेकिन यह भी इतना आसान नहीं है। आपने किसानों को कह दिया कि आप पराली को अपने खेतों के अंदर ही दबा दो, लेकिन वहां पर एक बहुत बड़ी मुसीबत यह आ जाती है कि जब आप पराली को किसान अपने खेत में अगर दबा भी देना चाहे तो उसे गलने के लिए 45 से 50 दिन का समय चाहिए। यानी कि आपने धान की कटाई कर दी, आपके पास पराली निकल कर आ गई है और आपने उसको मिट्टी खोद करके पराली को डाल भी दिया। आप सोच रहे हैं कि अब उसमें गिल जाएगा, लेकिन उसमें उसके गलने में 45 से 50 दिन का वक्त लगता है, जो कि बहुत लंबा है, जिसके लिए कृषि वैज्ञानिकों और राष्ट्रीय नीतिकारों को उत्तर पश्चिम भारत के लिए धान की खेती के लिए किसान और पर्यावरण अनुकूल नई तकनीक और बुवाई कैलेंडर आदि विकसित करने होंगे। दरअसल धान फसल की कटाई और रबी फसलों गेहूं, सरसों, आलू की बुवाई की तैयारी में कम समय मिलने के कारण ही किसान मजबूरी में पराली जलाते हैं। मतलब यह हुआ कि अगर हम ये कह दें कि हाँ, हम मान लीजिए कि मैं किसान हूं, मैं कह दूं कि ठीक है, मैं पराली को जमीन के अंदर दबा देता हूं, लेकिन उसके लिए आपको 45-50 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा नई फसल की बुआई के लिए, जो यहाँ संभव नहीं है। होता यह है कि जब आप धान काट लेते हैं तो आपको अगली फसल लगाना होता है, और यहाँ का जो कैलेंडर है जो एग्रीकल्चर का, उसमें उस किसान के पास इतना वक्त नहीं मिलता है। उसे 20-25 दिन में ही नई फसल लगानी होती है, तो वो 45-50 दिन अगर इंतजार करेगा सिर्फ इस बात का कि पराली जमीन के अंदर गल जाए, तो यहाँ इंडिया में ये प्रैक्टिकल नहीं है। और इसीलिए ये बताया जाता है कि जो कृषि वैज्ञानिक हैं और राष्ट्रीय जो नीतिकार है, जो पॉलिसी मेकर्स है, जो इस तरह की पॉलिसीज बनाते हैं, उनको किसानों के लिए एक नई टेक्निक और एक बुवाई का एक नया कैलेंडर बनाना चाहिए। यानी उनको ऐसी कोई एक ऐसी टेक्निक ले आनी चाहिए या कोई ऐसा कैलेंडर बता देना चाहिए कि अगर आप पराली मान लीजिए कि दबाते हैं और 50 दिन तक आप वेट करते हैं, तो उसके बाद आप ये फसल लगा सकते हैं। फिर उसका जब डिस्पोजल आप कर देंगे तो उसके बाद आप ये फसल लगा सकते हैं, आपके लिए ये अच्छा होगा। मतलब एक डिफरेंट सा कैलेंडर आपको किसानों को देना होगा, ताकि वो समय समय पर अलग अलग फसलों की बुआई कर सकें और कटाई कर सकें। बार बार ये सवाल ये उठता है कि आखिर सरकारें क्या करती है। तो एक तरफ तो मैंने आपको बताया कि सरकारें हैं वो बायोडिकम्पोजर देती हैं, वो लोगों को जागरूक करती है, किसानों को कहती है कि आप पराली ना जलाएं। दूसरी तरफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के डायरेक्टर जनरल की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी होती है जो इस पर निगरानी रखती है। यानी जब पराली जलाने पर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की एक हाई पावर कमेटी होती है जो नजर गड़ाए रहती है और वो सैटेलाइट से इस पर नजर रखती है। ICAR सैटेलाइट से स्ट्रॉ बर्निंग की निगरानी करता है और खेत में पराली जलाते ही राज्यों को इससे संबंधित अधिकारी को सूचित कर देता है। इसके बाद उसको नियंत्रित करने के लिए किसानों को सही दिशा निर्देश दिया जाता है। आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे संगरूर का मामला है, संगरूर के बारे में अभी मैंने बताया कि पंजाब में सबसे ज़्यादा जो पराली जलाई जाती है वो संगरूर में जलाई जाती है। तो मान लीजिए कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की जो टीम है, जो निगरानी समिति है, उसने देख लिया सैटेलाइट से कि पराली जो है वो सबसे ज़्यादा संगरूर में जलाई जा रही है, तो वो फट से तुरंत वो संगरूर के DM को अलर्ट करेगा और संगरूर के जो DM होंगे वो अपने नीचे वाले अधिकारियों को कहेंगे और वो सारे के सारे उन जगहों पर जाएंगे, किसानों को समझाएंगे और पराली न जलाने के लिए उन्हें बताएंगे, उन्हें समझाएंगे, नई टेक्निक्स बताएंगे और कहेंगे कि आप पराली को ना जलाएं। अब एक और सवाल उठता है, जब हमारे लिए पराली इतनी बड़ी मुसीबत लेकर आता है, हमारी सांसों को इतना नुकसान पहुंचाने के लिए पराली आ जाता है हर वर्ष नवंबर के महीने में दिल्ली NCR में, तो दुनिया के बाकी देश आखिर क्या करते हैं? पराली तो वहां भी निकलती है, वहां भी इसका डिस्पोजल पे प्रॉब्लम तो होता ही होगा। उनके यहाँ भी एयर पोल्यूशन होता है, आपको भी पता है, अखबारों में छपता है, न्यूज चैनल्स में आपने सुना होगा, वेबसाइट्स पे खबरें आती है कि वहां भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो आखिर क्या करते हैं, ये देख लेते हैं। चीन ने करीब 2 दशक पहले ही पराली जलाने को लेकर सख्ती शुरू कर दी थी। यहां पराली की रिसाइकलिंग होती है और कई प्रांतों में इससे बिजली मिलती है। हालांकि वहां भी पूरी तरह से पाबंदी इस पर अभी तक नहीं लग सकी है और किसान
कोहरे का फायदा उठा करके पराली जला देते हैं। मतलब चीन था वो 20 वर्ष पहले ही बहुत एक्टिव हो गया था कि पराली को ना जलाया जाए। उसने कड़े कदम 2 दशक पहले ही उठा लिए थे और जैसे ही वहां पता चलता है, अथॉरिटीज को समझ में जैसे ही आ जाता है कि उस खास स्थान पर जहां पर पराली जलाई जा रही है, वहां जाकर वो किसानों को तुरंत रोकते हैं, कड़े कदम उठाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि पराली ना जलाओ। जापान में पराली को जानवरों को खिलाया जाता है। इसके अलावा इससे खाद भी बनाई जाती है ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। अब जब जापान की अगर बात करते हैं तो वो बहुत लकी हैं। वहाँ जो पराली है वो जानवर वहाँ के हैं वो खा लेते हैं, उनके जो पशु हैं वो पराली खा लेते हैं, तो मुसीबत ही खत्म। उसके अलावा वो खाद भी बनाते हैं, मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति होती है वो भी बढ़ती है। थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देशों में खाद बनाने के साथ पराली पर मशरूम उगाने का भी काम होता है। ये और महत्वपूर्ण है, ये और अद्भुत है। ये जो देश है, थाईलैंड है, मलेशिया है और इंडोनेशिया है, पराली के ऊपर ही मशरूम उगा लेते हैं। तो और भी अच्छा है, क्या बढ़िया से आप मटर मशरूम खाइए, पराली आती है तो आती रहे, आप मशरूम उगाते रहिए। इससे बायो इथेनॉल भी बनाया जाने लगा जो पेट्रोल के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। मतलब इन देशों में, जैसे अभी मैं इंडोनेशिया मलेशिया की बात कर रहा था, तो वो मशरूम तो उगाते ही हैं, साथ में वो बायो इथेनॉल भी बनाते हैं। मतलब पेट्रोल से भी मुक्ति उन्हें मिल जाती है, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा होता है और बहुत सारा जो फॉरेन एक्सचेंज होता है ज़्यादातर देशों का, वो पेट्रोलियम के एक इंपोर्ट में ही लग जाता है। तो ऐसे में सभी चाहते हैं कि हाँ, कोई दूसरा एक मिल जाए, कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट कुछ हो जाए पेट्रोल का, तो वो बायो इथेनॉल होता है और वहाँ पर ये पराली से बायो इथेनॉल भी बनाते हैं। तो इनका जो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके लिए पराली बहुत बड़ी मुसीबत नहीं होती है, वो इसका कोई न कोई रास्ता निकाल लेते हैं। और अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसी ही नई जानकारी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।